छाप दिया वो। ये पहला एडिशन था। जो सेकंड एडिशन है वो ये है, उसमें उसका वो जो लिखा हुआ है ना रिव्यू, वो भी प्रकाशित किया है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसने रिकमेंड की, आखिरी पैरे में क्या कहा किताब के बारे में, क्या लिखा हो, दी एक्सप्लेनेशंस आर इजी टू अंडरस्टैंड। I would highly recommended our party and others to study this work that provides such a useful and considered insight into our science, freeing it of the dogma and the attacks of bourgeois sciences. जो स्टीफन हॉकिंग वगैरह के अटैक है ना मटेरियलिज्म पर, उसको उसने नोट करके कहा कि जो हमारे फ़लसफ़े पर उन्होंने अटैक किया है, डॉगमा बना के रखा हुआ है, उसका भी ये अंतर जवाब देती है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी के भी और अदर लोग भी इसकी स्टडी करें। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक बाहरले देश का आदमी ट्रांसलेशन पकड़कर जो आपको दी है इस बुक का, ये तो बाद में छपी है ना, इसमें दो बातें जो आपको कही थी मैं इसलिए, आपने पूछा था ना कि भाई फ़िलासफ़ी होती क्या है मैटर के बारे में, तो वो इसमें नहीं है, आपको व्हाट्सअप कर देते हैं इसकी फ़ोटोकॉपी, मगर ये पीछे दी हुई है, ग्रुप में डाल देना यार, इनको आपको भेज दी थी, ये पढ़ लेंगे। फिर पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट शाम को डिस्कशन होगी उसमें चर्चा करेंगे। और इसमें वो कोटेशन भी जो मैंने कहा था एंगल्स को पढ़ा, वो भी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर देंगे, वो भी है, वो मैं पढ़ देता हूँ, 4 लाइन की है। किसके बारे में? मैटर इन मोशन और मोशन ऑफ मैटर की बात आई थी ना, मैंने कहा था कि मोशन ऑफ मैटर समझ आ जाए। मैं ये पहले नहीं पढ़ी थी, साफ कहूँ, किताब लिखने के बाद में मैंने पढ़ी तो मैंने नोट किया, और मैं इतना खुश हुआ कि यार एंगल्स की सिफारिश मिल जाए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो तो एंगल्स ने पहले कह रखा है। मैं पढ़ा नहीं तो अलहदा बात है, मैं तो प्रोसेस में वो बात कही ना, तो वो उसने कहा, क्या कहा, मेरे से पहले तो किसी ने मेमोम शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया। आपको कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने इस शब्द को पॉपुलर करने के लिए अपनी जो आईडी बनाई ना, वो ईमेल एड्रेस बनाया, उसमें भी j.memmom@gmail.com किया। क्यों? ताकि कोई पूछे तो सही यार ये मेमोम होता क्या है, और पूछा भी बहुत लोगों ने, मैंने बताया भी। तो उसमें क्या कहा है 4 लाइनों में, उसका मैं पढ़ देता हूँ। If we know the forms of motion of matter, पंजाबी तर्जमा आप करोगे कि मैं ही कर दूँ? If we know the forms of motion of matter, 1 सदी पहले, 1.5 सदी पहले का लिखा हुआ है, बाकी बात ब्रैकेट में लिखी है। ब्रैकेट के बाद वाला मैं पहले पढ़ूंगा, ब्रैकेट में क्या लिखा है वो बात मैं समझाऊँगा। If we know the forms of motion of matter, then we know matter itself, and therewith our knowledge is complete. जे सानू मोशन ऑफ मैटर दी फॉर्म, ਇਹਦਾ ਕੀ रूप है, ਇਹਦੀ समझ आ जाए तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ मैटर अपने आप च इटसेल्फ है की है। तो उन्हें क्या की, क्योंकि 1.5 सदी पहला फिजिक्स इन्नी विकसित नहीं सी ना कि वो मोशन ऑफ मैटर नू समझ सके। तो उन्हें ब्रैकेट नाल लिखिया सी, फॉर विच इट इज़ ट्रू देयर इज स्टिल वेरी मच लैकिंग in view of the short time that natural sciences has existed। भी जी कुदरती विज्ञान है ये कदों का होंद विच आया, हले इहदा बहुत थोड़ा समा होया, हुण तां 1.5 सदी हो गई ना,
अब तो हमें समझ आ जाना चाहिए था कि मोशन ऑफ मैटर होता क्या है, ताकि हमारी जो समझदारी नॉलेज है जो वो कंप्लीट हो। ये लोग इतने बड़े महान हैं जिनसे डायरेक्शन लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता था कि ये इस किताब में शामिल नहीं है, वो आपको मिल जाएंगी दोनों चीज़ें, बाकी वो किताब में है। अब आएगी बात इसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, फिर फिफ्थ स्टेज। समाज के विकास की जो डिवीज़न की हुई है। जो मेटाफिजिकल लोग हैं, आइडियलिस्ट हैं, वो भी संसार को युगों में बयान करते हैं। पहला युग कौन सा कहते हैं? वो सतयुग। फिर क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? दोनों कह दीजिए। एक साइड से कहते हैं त्रेता, एक साइड से कहते हैं द्वापर। वो क्यों कहते हैं बाद में करते हैं। आखिरी में क्या कहते हैं? कलयुग क्या होता है? जल्दी बोलिए ना, टाइम नहीं है। हम जिसमें हैं, हाँ? युग में अभी हम रह रहे हैं उसको कलयुग कहा जाता है, जहाँ पर लोभ का प्रकोप बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है लोगों में, मानवता की भावना खत्म हो जाती है धीरे धीरे। फिलॉसफिकली आंसर चाहिए, फिर आपकी बात ठीक आएगी। फिलॉसफिकल आंसर इसका ये है, कलें का युग, लड़ाई का युग। कलें किसे बोलते हैं? लड़ाई को बोलते हैं ना, झगड़े को बोलते हैं ना। क्या? हाँ, कलेश। तेरा हिंदी नहीं ना है। कलह का युग, कलह का युग, ये वहाँ से आया हुआ शब्द है। सतयुग में कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि एक खून वाले लोग थे। तो क्या त्रेता या द्वापर में थी या नहीं? वो तो भाई, रामायण क्या है, महाभारत क्या है? लड़ाई नहीं है उसमें, कड़े तो है उसमें। तो फिर वो चार पड़ा कैसे करते हैं, वो अलहदा बात है। सीधी बात ये है कि सतयुग और कलयुग की बात करते हैं। वो कड़े युग, लड़ाई का युग, क्लेश का युग। ये साधारण से बढ़ता बढ़ता ये भी इतना कम्प्लेक्स हो गया कि आज तो आदमी के भीतर ही लड़ाई चलती है, मैं जिंदा रहूं कि नहीं रहूं। चलती है या नहीं चलती? कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जिंदगी मीनिंगलेस, जिंदगी मीनिंग। हाँ, ये भी तो कह ही रहा था ना कि मैं अपनी इच्छा से थोड़ी पैदा हुआ। मतलब अजीब के अजीब प्रश्न क्यों बन रहे हैं। बात समझिए कि उन्होंने युग की चार की कल्पना कैसे कर दी कि सतयुग कलयुग था, उसके भीतर त्रेता और द्वापर कर दिया। लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से तो द्वापर दूसरा पहले आना चाहिए, तो त्रेता तीसरा बाद में आना चाहिए। मगर उनकी मिथ्यास में क्या है, वो कहते हैं कि भाई किसी देवता ने श्राप दे दिया कि जा तेरे को ये श्राप दिया, तेरे को इतने योग्य कष्ट भोगना पड़ेगा। वो घबरा गया और दूसरे के पास चला गया, सरदूल सिंह मेरा इलाज करो कोई। वो आंदा भाई उनका बात तो मैं टाल नहीं सकता, वो तो अटल है, मगर ये कर सकता हूँ, आपको त्रेता तक दिया है ना, मैं द्वापर उधर कर देता हूँ, त्रेता इधर कर देता हूँ, युग पलटी कर देता हूँ, तेरा पहले कष्ट कट जाएगा। मतलब इसकी कथा ऐसे सुना देते हैं। ये मैं नहीं सुना रहा, ये रामायण सुनाने वाले सुना देते हैं।
जो, चलो इस बात को छोड़ो, मगर विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान पहले कि वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहता है, मुडला प्राइमरी शेयर कि लोग करते हैं, कबीले में रहते हैं, करते हैं और खाते हैं। जब तीर कमान की ओर बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कि नहीं? पहले टूल आगे बढ़ेगा, फिर टूल का रिजल्ट है जो वो चेंज लेकर आएगा। ये बात नोट करके रखनी है। दो बातें इसमें आगे चलकर जो मार्क्स ने खोज कर दी, एक प्रोडक्टिव फोर्सेस होती हैं, पैदा करने की शक्तियां होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनके रिलेशन होते हैं, संबंध बनते हैं। अगर प्रोडक्टिव फोर्सेस आगे बढ़ जाएं, संबंध रिलेशन पीछे रह जाएं, तो फिर संबंध को आगे ले जाने के लिए इनकलाब करना पड़ता है। इनकलाब और कुछ नहीं है, संबंध बराबर के करना पड़ता है, उसमें उसके लेवल पर लेकर जाना पड़ता है। संबंध चेंज करने का नाम ही रेवोल्यूशन करना है। वो बात आगे चलकर समझ आएगी, मगर यहाँ क्या कहने की ज़रूरत है कि जब प्रोडक्शन बढ़ गई, जखीरे से जायदाद बन गई। जखीरा तो समझते हैं ना? जखीरा में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा। जखीरा उसको कहते हैं जो भविष्य के लिए इस्तेमाल आने की गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका संग्रह करना। पहले मास था, मैंने कहा ना कि वो तो बस जाएगा। ये जखीरा सीमित समय तक चलता है, ये बढ़ता नहीं। मगर जायदाद है जो, वो क्या करती है? वो बढ़ती है। जब जिंदा पशु को रखा तो उसको चारा भी दिया, पानी भी दिया, पालन पोषण किया, तो वो बड़ा हो रहा है ना, और बड़ा हो जाए तो वो बच्चे भी देगा ना। तो ये इस जो बढ़ रही है, जो जखीरा बढ़ रहा है, उसका नाम क्या है? जायदाद है, प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी बन गई तो लड़ाई शुरू हो गई, काली युग शुरू हो गया कि कोई छीनने आएगा प्रॉपर्टी या नहीं आएगा। तो जो कबीले एक दूसरे के साथ टक्कर आएगी या नहीं आएगी। जब तक कबीला कुदरत का दिया हुआ या अपना शिकार किया हुआ, अपना पैदा किया हुआ कंज्यूम कर रहा था, उपभोग कर रहा था, तब तक किसकी सरदारी थी? औरत की सरदारी थी। मुखिया कौन थी? विमेन थी। क्यों? क्योंकि बाप का कोई पता नहीं होता था सभी संबंधों के साथ, माँ का पता होता था कि कौन, माँ के नाम पर कबीला चलता था, उसे माँ प्रधान समाज का नाम देते हैं। इसकी याद अब भी जितनी देवियां हैं वो उनकी याद में ही है। इतिहास में अगर आप झांकने की कोशिश करोगे तो वो ही। फिर क्या हुआ? जब जायदाद बन गई तो उसकी राखी का सवाल आया। तो राखी कौन कर सकता है? औरत कमज़ोर थी, आदमी कर सकता था, तकड़ा मजबूत था। तो ऐसा ऐसा ये सरदारी किसकी ओर चली गई? आदमी के पास चली गई। लड़ाई का काम कौन कर सकता था? वो अपनी जायदाद बचाने का या दूसरे की छीन के ले आने का काम कौन करेगा? वो आदमी करेगा ना। तो ये डोमिनेशन भी औरत से निकल कर किसके पास चली गई? आदमी के पास चली गई। कितनियां देवी हैं? केवल अपने ही नहीं है देवी। मणि का इतिहास पढ़ा? मणि, मुद्रा, मणि कहाँ से शुरू हुई?
इटली में सिक्के घड़ने की मशीन लगाई, सिक्का धात का, सोने चांदी का। कहाँ लगाई? वहाँ की एक देवी है जिसका नाम मोनैटो है, पढ़ेंगे आप। उसका 2 नाम है, जूनो देवी भी उसको कहते हैं। उसके मंदिर में लगाई ये टकसाल, सिक्के घड़ने की मशीन। एक तरफ राजे की फोटो छाप दी, एक तरफ मोनैटो देवी की छाप दी। मोनैटो तो विकसित होकर पूरे यूरोप में ये सिक्के घड़ने का जो काम है उसको मनी का नाम मिल गया। मैं सिर्फ ये बात कही है कि हमारे देश में ही नहीं है कि माँ का रुतबा बढ़ा है, औरत का रुतबा बढ़ा, बाकी जगह भी माँ के नाम पर मंदिर दूसरी चीज़ है। ये संसार का फिनोमेना है, वर्तारा है, किसी एक का नहीं है। तो फिर आगे बढ़िए। जब झगड़ा होगा किस में होगा? कबीले कहाँ रह रहे हैं? अब हम लोगों ने ये बनाया था ना पानी वाला, तो एक दूसरे कबीले के साथ झगड़ा होगा तो उनका माल जो है छीन लेंगे। लड़ाई में जो मर जाएंगे, जो भाग जाएंगे। जिसको पकड़ के लाएंगे, जो पकड़ा भी जाएगा, उसको मार देते थे। क्यों मार देते थे? क्योंकि उस समय तक एक आदमी आपसे जितना कंज्यूम करता उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता था। तो अगर उसको साथ रखेंगे, निगरानी रखनी पड़ेगी। ये अपने का बदला लेने लिए कभी नुकसान कर सकता है, इसलिए उसको भी मार देते थे। ये पहले दौर था। लड़ाई ये एक दिन की बात नहीं, पहले चली आ रही थी। जब प्रोडक्शन बढ़ गई, काम की डिवीज़न हो गई। कैसे कैसे कि पहले डिवीज़न किसकी हुई? आदमी और औरत की। आदमी जोखम वाला काम कर ले, शिकार वाला काम कर ले, सख्त काम कर ले। औरत क्योंकि उसने बच्चे को जन्म देना है, कोमल है, नाजुक है, उसके मुकाबले में वो छोटे जो आसान काम है वो कर ले। फल सब्जियां ले आए, पाव के गिरे हुए पट्ठे वगैरह, जो चारा वगैरह वो पशुओं के लिए, पानी की व्यवस्था कर दे, और आग के लिए गोहा वगैरह, लकड़ी वगैरह वो लाने का काम करे। ये डिवीज़न पहले औरत और मर्द में हुई। ये पहली डिवीज़न है, ये नेचुरल डिवीज़न है। आदमी औरत नेचुरल है ना। ये तो जो DNA ने साबित किया है, आप उसको देख सकते हो। दूसरी क्या हुई कि पशुपालन शुरू हो गया, मगर एक शिकार करने वाला कबीला ग्रुप हो गया, उसी कबीले में एक पशुपालन वाला हो गया, एक दस्तकारी वाला हो गया। दस्तकारी क्या? ये लकड़ी के संद बनाना, दूसरा काम करना। तो ये जब डिवीज़न हो गई तो फिर आदमी की शॉर्टेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आदमी अपने से ज़्यादा काम करना शुरू करेगा। तब ये लड़ाई वाले आदमी जो मार दिए जाते थे, फिर इसको बंदी बनाना शुरू कर दिया। और आपके लोगों की निगरानी के नीचे कोई पशुपालन में, कोई खेती करने में, बाद में खेती शामिल हो गई, कोई दस्तकारी में उनको काम लिया जाना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हो गया स्लेवरी का काम। मारने की बजाय उसको स्लेव बना लो, तो यहाँ फिर शुरू हो जाता है स्लेवरी में। सबसे बड़ी बात क्या हुई? लड़ाई झगड़े हुए। एक बात, प्रोडक्शन बढ़ी। आप कहेंगे कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ी? ये सेकंड स्टेज है। इससे ये अच्छी थी तब
आगे बढ़ी। स्लेवरी शब्द तो बुरा लगता है, मगर इसमें प्रोडक्शन बढ़ी, पशु पालने की भी बढ़ी, लूट के लाकर जो आदमी काम पर लगाए हैं उनका भी शोषण शुरू हो गया। तो कबीले की टोटल प्रोडक्शन है जो वो पहले से बढ़ गई। डिवीज़न क्या होगी कि कुछ मालिक हो गए तो कुछ गुलाम हो गए। अपने कबीले में से जो काम नहीं करता, मेरा कहना नहीं मानता, उसको कबीले से निकाल देने का काम शुरू हुआ। वो भी स्लेवरी में कन्वर्ट हुए, तो स्लेव्स की गिनती बढ़नी शुरू हो गई। इसका तीसरा सबसे बड़ा पहलू क्या है कि मनुष्य जिसने क्या क्या कर लिया है, आग का इस्तेमाल कर लिया है, बोली की महारत जो वो आगे बढ़ गई है। पशुपालन के साथ खेती बाड़ी किसने शुरू कर दी थी? औरतों ने की थी। जब वो चारा लेकर आ रही है, जो घूमते थे तो कुछ नहीं होता था, फिर टिकाऊ हो गए। जब उसने किसी बच्चे को जन्म देना तो अपने लिए खुराक इकट्ठी करेगी, तो बर्तन तो है कोई नहीं है पहले, तो वहाँ ज़मीन पर रखेगी। अगर बच्चा होने के दौरान या बच्चा होने के बाद वो पौधे बन जाएंगे तो उसको पता चलेगा भाई ये पौधे तो चारा लेने जाते हैं, पैदा किए जा सकते हैं, तो इसको फल लगता है, ये तो फसल का काम है। तो इस लिहाज से चारे से चलता चलता डिलीवरी के समय के पीरियड में जो अनाज इकट्ठा करके रखा है उसका पुंगरा होना, पौधा बन जाना, उसको सिट्टा जो फली कहते हैं वो बन जाना, इस प्रक्रिया को औरत ने जान लिया। तो उसने ये जो साथ वाला पीछे हटा जगह है उस पर दाने रलाकर, बीज रलाकर फसल पैदा करना शुरू कर दिया। यहाँ से खेती शुरू हो गया। ये औरत है जिसने खेती को जन्म दिया। ये इस दौर में ही चलता है। जब स्लेवरी में क्या हुआ कि ये डिवीज़न है कि पशुपालन है, खेती है, उन सभी में खेती में क्या हो रहा है कि आज वाले टाइप ट्यूबवेल तो नहीं है, नल तो नहीं है। वेंगी सिस्टम से आप देखोगे, प्राचीन विश्व का इतिहास नाम की किताब मिलेगी, उसमें पूरे के पूरे चित्र है। इंडिया के भी हैं, चाइना के भी हैं, मिस्र के भी हैं, कि कैसी सभ्यता थी कि खेती बाड़ी के लिए पानी उठाकर ऊपर डालो, फिर वो खाली के साथ जहाँ जाता है तो कितनी का अनाज होता होगा, बहुत कम होगा ना। मगर इतना काम करने के लिए जो गुलाम थे उनको उस काम पे लगा दो तो करोगे क्या? मगर इस ढंग से ये प्रोडक्शन आगे बढ़ी, गुलामदारी इतनी आगे बढ़ गई। दौर में चलोगे तो बाद में दिखाता हूँ, मगर एक बात यहाँ, इस दौर में पूजा नहीं थी, गुलामदारी में पूजा शुरू हुई, रब पैदा हुआ। पहले रब नहीं था। पशुओं में कोई रब है? देखा होगा कभी, कोई पूजा करने जाते हैं पशु? जाता है यार, सर्कस में हाथी, मगर वो तो सिखा कर रहे हैं ना, वो तो ट्रेंड करके करते हैं, मगर कोई पूजा, कोई उनका बारी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। ये कहाँ से आया? ये बात थोड़ी सी पेचदार है। अगर आपको लॉजिक समझ आएगा, मैं कहना चाहूँगा अब से लॉजिक की और बात बढ़ेगी। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, तर्क नहीं समझ आ रहा, या तर्क को कैसे फिट करना है कि तर्क के हिसाब से इसको कैसे बढ़ोतरी देखना है, वो नहीं आता। तर्क के बारे में सब तो बेहतरीन किताब किसकी है? हीगल की है, ए साइंस ऑफ लॉजिक। उस किताब को ही मार्क्स ने पढ़ने के बाद कहा कि मैं पूरा तर्क तो उसका ले लिया, गॉड को मैंस कर दिया। वो गॉड के साथ करता था कि
एब्सोल्यूट आइडिया वो गॉड के बराबर करके कि उसने सब कुछ पैदा किया, कि मैं इसका मटेरियलिज्म के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता हूँ और लॉजिक को लेता हूँ। उस लॉजिक को लेकर उसने कैपिटल का अपनी पुस्तक का पूरा निर्माण किया। तो यहाँ भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर लॉजिक नहीं लगेगा तो आपको बात समझ नहीं आएगी। लॉजिक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जन्म ले चुका था। अमूर्त धारणाएं, अमूर्त धारणाएं क्या थी कल बयान किया था। अगर फलसफा नहीं समझ आएगा तो यहाँ यह बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए फलसफे की इम्पॉर्टेंस है। वो क्या है? कंसेप्ट क्या है कि जैसे पहले एक शब्द है सीधा नाम करना है। आपको कहा था ना, ये केला, माल्टा, संतरा, मौसमी, चीकू, एक शब्द के साथ एक मूर्त जुड़ी हुई है। मगर फिर अमूर्त शब्द आए जो उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रूट, फल आ गया ना। फल कहाँ है? फल धारणा तो है मगर अमूर्त धारणाएं हैं। यही स्लेवरी के रूप में आ गई। स्लेव किसने बनाया? मालिक और स्लेव बन गए ना। स्लेवरी को पक्का करने के लिए एक बाहरी ताकत का मिथ सिरजना पड़ा। गॉड की मिथ यहाँ से जन्म लेती। इससे पहले गॉड नहीं है। गॉड क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। मार्क्स की एक कविता है, एक पंक्ति है, आप सुनिए। वो कहता, लड़े हम जीते जैसे, जीते हम रब जैसे। क्या मतलब है इसका? जो कल्पना आदमी रब से करता ना कि मेरे को आ दे दे, मेरे को आ दे दे, अगर वर्किंग क्लास मटेरियलिज्म के हिसाब से सत्ता में जाए, जो मांग आदमी इंसान कर रहा है वो पूरी की जा सकती है। हम क्या मांगते हैं? जिसके पास जो कुछ नहीं है वही मांगते हैं ना। एक विद्यार्थी एजुकेशन मांगता है, एजुकेशन के बाद क्या मांगता है? कि मेरे को अच्छा जॉब मिल जाए। जिसके बच्चा नहीं वो कहते हैं मेरे बच्चा हो जाए। तो विज्ञान के साथ जुड़ी हुई सभी चीज़ें ना, मतलब सब कुछ पैदा किया जा सकता है और दिया जा सकता है। तो ये धारणाएं जो है, गॉड को पैदा करने का काम कहाँ हुआ? अमूर्त धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। अमूर्त धारणाएं, आप एक साहित्य में एक शब्द जानते हैं, यथार्थ। हिंदी में क्या कहते हैं? यथार्थ। क्या होता है यथार्थ? हाँ, अंग्रेजी च रियलिटी। रियलिटी की होंगी है? ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ। ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, वो सच्चाई है ना। सच्चाई क्या है कि मैटर की हरकत को जान लो तो उसको पेश कर दो हरकत के लिहाज से, तो वो यथार्थ बन जाता है। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट धारणा है उसकी। यथार्थ कंक्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। किसका? कंक्रीट का। कंक्रीट क्या है? मटेरियलिस्टिक मोशन कंक्रीट है। साइंसदान क्या करते हैं? वो एक चीज़ को पकड़कर उसको भीतर कैसे चलता है उसको पकड़ते हैं ना। विज्ञान क्या करता है? केमिस्ट्री क्या करती है कि कौन सी चीज़ किसके साथ मिलकर नई चीज़ बन जाएगी, यही करती है ना। बस इसी रियलिटी को पेश करते हैं, साहित्य में, भाषा में कर दें तो वो क्या कहलाता कि भाई ये बात यथार्थक है, रियलिटी ही है उसका बयान। ये अमूर्त रूप में यथार्थ जो पदार्थक है उसको अमूर्त रूप में पेश करने को
यथार्थ कहते हैं। शायद थोड़ी सी कठिन हो ये बात के ठीक आ गई, ये गेड़ में आ गई या नहीं आई? वो आए करके कर दे जबान नहीं आई है। नहीं आई जो कुछ यहाँ चल रहा है, इस बात को एक आदमी कलम से लिख दे, जो यहाँ चल रहा है उसको उसी तरह लिख दे, ये रियलिटी होगी ना। इस रियलिटी को क्या कहते हैं? यथार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किस चीज़ को बयान किया? ये मटेरियलिस्टिक कंडीशन, जो हमारी हरकत है। मेरे को बयान करना है तो वो करे, वो कैसे बोल रहा है, कैसे हाथ का सपोर्ट ले रहा है, तो पूरी बात को वो चित्रण कर देवे, चित्र बना दे आपके सामने भाषा के लिहाज से, तो आपके सामने वो डिपिक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बस उसको यथार्थ कहते हैं। किसको? रियलिटी को। रियलिटी कौन सी? मटेरियलिस्टिक रियलिटी। रियलिटी मटेरियल के सिवाय और कुछ नहीं होता। तो ये जो स्लेवरी में इतनी बढ़ोतरी हो गई, स्लेवरी में खेती बाड़ी आगे बढ़ गई, खेती बाड़ी में पशु प्रयोग शुरू हो गया, दस्तकारी आगे बढ़ गई, स्लेवरी में प्रोडक्टिव फोर्सेस आगे बढ़ गई, मालिक और स्लेव का बहुत बड़ा पाड़ा बन गया, दस्तकारी आगे बढ़ी, खेती उत्पाद आगे बढ़ा। कंजम्पशन के बाद क्या शुरू होता है? ट्रेड शुरू होता है, व्यापार शुरू होता है। मैं कोई चीज़ पैदा कर रहा हूँ, दस्तकार, दूसरा खरीदेगा ना, उसकी खरीद शक्ति होगी तब होगा ना। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्लेवरी है जो, उसके खिलाफ अपने आप एक नई जमात बन गई। कौन सी? यहाँ दो बातें और आग के साथ, जो धात वगैरह है ना, पहले चमकती धात, सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, बाद में लोहे का पता लगा लिया। आग के साथ मिलकर वो क्या बन गया? नया संद बन गया। लोहा एक ऐसी हार्ड धात है, सोना नरम धात है, चांदी नरम है, उसके मुकाबले में सोने की कहीं कुहाड़ी नहीं बन सकती, लोहे की बन सकती है। जब लोहे को ढूंढ लिया तो फिर जमीन साफ करके खेती करने का काम है जो ये बढ़ना शुरू हो गया। तो किसने ये काम किया? कि जो स्लेव हैं, मालिक वो टुकड़ों में है ना, सभी एक ही तो नहीं है, ये स्लेव का एक टुकड़ा, ये दूसरा, ऐसा। तो ये जिसके पास ज़्यादा स्लेव है वो लड़ाई के साथ इसको जीत लिया, बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। उनको कंट्रोल करने के लिए पशु बल, जैसे घोड़ा, ऊँट, हाथी, कंट्रोल करने के लिए स्टेट, क्योंकि स्लेवरी स्टेट का नाम है, इसमें स्टेट नहीं है। जब स्लेवरी हुई, मालिक की रजा के मुताबिक काम करना पड़ेगा स्लेव को, इसका नाम क्या है? स्टेट होंद में आ गया। तो स्टेट की लिहाज से मालिकों की जमात ने जो स्लेव है उनसे ज़मीन साफ करवानी शुरू कर दी। किससे? कई और कुहाड़ी से। तो प्रोडक्शन किस चीज़ की बढ़ेगी? खेती बाड़ी की बढ़ेगी ना। तो खेती बाड़ी का ये जो लाइन ड्रा कर रहे हैं हम, किस लिहाज से होती? इसमें सभी कर रहे हैं, सभी कंज्यूम कर रहे हैं। जब कोई बात 100% 51% की ओर बढ़ जाए कि नया रूप प्रोडक्शन का, वो आधे से आगे बढ़ जाए, तो वो लकीर निकालनी पड़ती है। मगर 59% तो पहले वाली भी रहेगी ना।
स्लेब से भी काम लिया जा रहा है। स्लेब का शेयर कितना रह गया? इतना। प्रिमिटिव का, स्लेब का कितना हो गया? इतना स्लेब से। जब आगे बढ़े तो नहीं क्या हुई कि खेती बाड़ी से प्रोडक्शन जो टोटल प्रोडक्शन का 51% से बढ़ गया, तो ये ड्रा करना पड़ा कि अब नया स्लेवरी का नहीं, फ्यूडलिज्म का जमाना शुरू हो गया। खेती बाड़ी तो फ्यूडलिज्म के ज़माने में प्रोडक्शन बढ़ी, तजारत बढ़ी। कितना समय हो गया फ्यूडलिज्म को? फ्यूडलिज्म कह रहा हूँ मैं, खेती बाड़ी नहीं कह रहा। खेती बाड़ी तो बहुत पहले शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गई, चलती चलती यहाँ फ्यूडल में तो डोमिनेट कर गई। फ्यूडलिज्म ये 51% लोगों का दबदबा स्टेट पर, इनकी हुकूमत, उसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। इसकी उम्र कितनी है? केवल 1200 वर्ष पहले है। कितनी? आज से 1200 वर्ष पहले, सॉरी थल्ले वाले, तो फ्यूडलिज्म शुरू हुआ, स्टेट उनके पास गई। ये किताब उसने भी अपनी में उसने भी लिखी है, मार्क्सिज्म की किताब में भी है, आपको मिलेगा फ्यूडलिज्म की। सेपियन में कल जिक्र किया था ना, वो कोई चीज़ को डिस्टॉर कर रहे हैं तो फैक्ट जड़े वो साथ लेकर चलते हैं, उनकी किताब में भी आपको मिलेगा कि 1200 साल पहले फ्यूडलिज्म में जो वो शुरू हुआ। तो फ्यूडलिज्म तजारत बढ़ी, व्यापार बढ़ा। इसमें खास बात क्या है कि फ्यूडलिज्म जैसे स्लेव का, मालिकों का, जो बड़ा मालिक है जिसके पास ज़्यादा स्लेव है वो उनका मुखी बनेगा स्टेट का, उनकी जो राखवी फौज बनेगी कि जिसके पास ज़्यादा उसका ज़्यादा शेयर होगा, जिसके पास थोड़ा उसका थोड़ा शेयर होगा। जैसे अब चलता है कि भाई यूएनओ में या वर्ल्ड बैंक में किसका शेयर कितना होगा, कितना कौन इस्तेमाल करेगा, ये उसी का रिफॉर्म किया हुआ मॉडल है जो वो चलता है। फ्यूडलिज्म में जो तजारत थी, इसने फ्यूडलिज्म के खिलाफ जहाद खड़ा कर दिया। किस बात ने? दस्तकारी ने। फ्यूडलिज्म के ज़माने में प्रोडक्शन बढ़ गई। और यहाँ एक बहुत नाजुक पॉइंट है। फ्यूडलिज्म के ज़माने में सड़कों का और किलों का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? वो किसने किया? अगर खुराक पैदा करने से फालतू वर्कफोर्स होगी तभी किला बना सकेंगे। अगर खुराक पैदा करने में पूरा सामान निकल जाए पूरे समाज का, तो किसको लगाएंगे कि भाई किला सार दो या सड़क सार दो या पुल सार दो। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक नीड थी खुराक की, वो पहले से कम आदमी पैदा करने लगे, कुछ लोग फालतू हुए। उन लोगों को मालिकों ने क्या किया? अपने लिए किले बनाने का, अपनी फौज रखने का, हाथियों का दूसरा एक चलता फिरता आबादी का सिस्टम बन गया। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, दिल्ली से एक राजा, फ्यूडल राजे है ना, पूरा सबका जायदाद उनकी है, वहाँ वो अपनी फ़ौज को लेकर लाहौर की ओर निकलता है, तो पूरा लश्कर चलेगा उसके साथ। जब लश्कर चलेगा, फौजी तो जाएंगे ही, फौजियों के सामान, घोड़े भी जाएंगे, बैल भी जाएंगे, हाथी भी जाएंगे, ऊँट भी जाएंगे, सामान जाएगा ना। तो फौजियों के लिए खाना बनाने वाले रसोई वाले भी जाएंगे ना, उन चारा बनाने वाले जो उनके लिए लेके आने वो भी जाएंगे ना। पूरी की पूरी आबादी शिफ्ट होती है।
ये फ्यूडलिज्म के जो करैक्टर्स हैं उनको समझने की बात है। मगर प्रोडक्शन खुराक से पहले से कम आदमी, प्रोडक्टिव फोर्सेस आगे बढ़ गई हैं, ज़रूरतों पूरा करने के लिए कम लोग चाहिए हैं, फालतू आदमी हैं तभी लड़ेगा, नहीं तो लड़ ही नहीं पाएगा कोई। मगर फ्यूडलिज्म का ये करैक्टर कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, ये हुआ। जो दस्तकार था, किस चीज़ की दस्तकारी है? आप पढ़ेंगे ना अपने इतिहास के बारे में, तो घोड़े पर सैनिक ने बैठना है ना, तो उसकी काठी बनाने का काम एक लोहार करेगा ना। इसका मतलब वो भी सावधान का, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, इसके साथ खुराक का, फिर कपड़े का। सबसे पहले तजारत है जो इफेक्टिव बनती है, जो वो कपड़े की बनती है। उन कपड़ा स्थायी रूप में कौन बना रहा था? जुलाहा बना रहा था। जुलाहे के कितने पार्ट हैं वो आज की मिल है जो उससे पता चल जाता है कि पहले रुई आती है, फिर रुई बड़ेवे से लैदा करते हैं, बीज से लैदा करते हैं, रूह और बीज, जिनिंग बोलते हैं उसको। फिर उसको पिंजा जाता है, पिंजना लैदा बनाया जाता है, फिर उसकी तंद पूनी बनाई जाती है, फिर उसका धागा बनाया जाता है, फिर उसको बुनने का काम, कपड़े का ये प्रोसेस है। ये सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जो ट्रेडर है, व्यापारी है, वो उनसे कपड़ा लेकर जाना है तो किसके पास जाएगा? जलाहे के पास जाएगा ना, जो जाल बना रहा है, कपड़ा बुन रहा है। वो कहेगा मेरे पास सूत इतना आया था, मैंने बना दिया। सूत आ जाएगा तो मैं आपको और बना दूंगा। उसको है कि कपड़ा मिले तो मैं जाकर एक्सचेंज करूंगा, मेरे को माल मिलेगा, मैं बड़ा हूँगा। तो फिर वो क्या करता है कि जलाहे की बजाय दूसरे के और जाता है, किसके पास? जिसने पूनी तागा बना के देना। वो तागे वाला कहता मैं जितना था मेरे को रुई, मैंने तागा बना दिया, अभी तक मेरे को जो पेंजे वाला, ताड़े वाला है जो, उसने ही नहीं बना के दिया। वो उसके पास जाता है कि भाई बना दे। वो ना मौसम ठंडा है, नमी इसमें है, ये काम नहीं करता, थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो मैं कर दूंगा। इंतज़ार करना पड़ता। मेरे पास जितना था मैं करता, अभी तो बीज से ही रूह लैदा नहीं हुई, मगर वो चक्कर लगाएगा ना फिर सभी के पास। तो तजारत को ये चीज़ बाधा बनती थी। दूसरी बाधा क्या थी कि चीज़ तैयार होकर वो लेकर जाएगा तो एक्सचेंज करने वाले के पास पैसे होंगे तब खरीदेगा ना, तब लेगा। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फ्यूडलिज्म में क्या था कि सारी की सारी ज़मीन का मालिक कौन है? राजा है। मिशनरी तो नहीं है। राजे के नीचे जो ज़मीन है वो कौन काश्त कर रहा है, कौन बीज रहा है, कौन बना रहा है, उसको मजारा कहते हैं। मजारा शब्द समझे हैं? सर्फ। तो वो जब काम कर रहा है तो वो कितना करेगा? 8-10 एकड़ ही करेगा, 10-15 बीघे की खेती करेगा, तो उनकी गिनती तो बहुत होगी, मगर उनको मिलता कितना है? मिलता कम है, ताकि वह फिर काम करता रहे। आधे से ज़्यादा हिस्सा तो राजे के और चला गया, अमीरों के पास चला गया। जो अमीर के कैपिटलिस्ट में अंतर होता है। तो फिर दूसरी बात क्या हुई कि उनका ये इंटरेस्ट बन गया कि लोगों की आमदन बढ़नी चाहिए। दूसरी तरफ कारखाने ने जन्म ले लिया। फ्यूडलिज्म के भीतर कारखाने ने जन्म ले लिया। कारखाना क्या है? कि जो व्यापारी पहले जुलाहे के पास गया, फिर जो धागा बना रहा है उसके पास गया, फिर पूनी वाले के पास
गया, पेंजे के पास गया, सभी के पास जाता है, वो कहता है मैं इनके पास नहीं जाना यार, मैं रुई खरीदूंगा। मान लीजिए 100% में से वो 30% रुई खरीद ले अपने व्यापार के पैसे से, अब भी यही चलता है, तो क्या बनेगा? इनमें से 30% लोग हैं जो उनका काम खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या करता है कि मैंने ये बना दिया, ये पिंजने वाला भी, जिनिंग वाला भी यहाँ आ जाओ, पिंजने वाला भी यहाँ आ जाओ, पूनी बनाने वाला भी हैं, जाल बुनने वाला भी और कपड़े बनाने वाला भी एक छत के नीचे कर दो तो ये क्या हो गया? कारखाना हो गया। जगा दे इसको। अब शर्म मान गया ना वो। सुनिए, बात सुनिए, ख़त्म करते हैं। गर्मी ज़्यादा हो गया ना, नींद आना शुरू हो गया आपको। जब एक छत के नीचे करेगा, अब भी हम क्या गलती करते हैं? कारखाना हाथ से काम करने वाले ढंग को कहते हैं। जब उसमें पावर आ जाती है फिर उसको कारखाना नहीं कहते, फिर उसको फैक्ट्री कहते हैं। मगर हम लोग अभी भी कहते हैं खेती आधारित कारखाने लगा दो। कोई लगा देगा खेती आधारित? जो आज की मशीनरी है उसका लगाएगा, वो तो एआई के ज़माने की आएगी, उसमें किसी को काम मिलेगा। ये आने वाले समय की जो समस्याएं हैं मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। मगर ये बात समझाई कि ये कारखाने बन गए। फिर कारखाने से बल का प्रयोग करने शुरू किया, भाप का इंजन आ गया, पावर लूम बन गया, फिर ऑटोमेटिक मशीन बन गया। तो फिर जो फ्यूडलिज्म है इसको समझा गया। जो नई एक जमात खड़ी हुई ये कारखानेदारों की, इन्होंने मजदूरों को साथ लिया, व्यापारियों को साथ लिया कि राजे का सिर कलम करना पड़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। तो ये कब इस्तेमाल हुआ? 1799 में फ्रांस की क्रांति के राजे का सिर कलम करके राजा, मोनार्की, राजतंत्र तो नया रूप जन्म लिया जिसे कहते हैं रिपब्लिक। डेमोक्रेसी और चीज़ है, यही कन्फ्यूजन है अपने पूरे बोलचाल में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द है, हम रिपब्लिक छोड़ दिया, केवल डेमोक्रेसी के ऊपर दंड बैठ के लगा रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बराबरी, रिपब्लिक का मतलब होता है मुखी का चुना जाना। तो जो राजे का बेटा राजा परंपरा थी तो वो समाप्ति की ओर फ्रांस से शुरू हुई। अब पूरे संसार में केवल एक जगह नामात्र का राजतंत्र है। कहाँ है वो? जापान, ब्रिटेन, यस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ है। वो रानी को रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? ये उनकी शरारत, तेज दिमाग, क्योंकि उन्होंने जो देश अपने गुलाम बनाए थे, अगर वो अपने देश में राजे मुखी को इलेक्ट करने का काम करेंगे तो नीचे वाले सभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की मांग करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो गुलाम कंट्रीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। ये हमारी साझी जायदाद है, वहाँ का मुखी वो चुनेंगे नहीं, वहाँ ही रहेगा। अभी तक प्रधानमंत्री की चुन होती है मगर उसके नाम पर, जिसके नाम पर काम होता है वो रानी के नाम पर
यहाँ अब मर गया तो राजा के नाम पर वो चलता, वहाँ है, बाकी सभी जगह राजतंत्र नहीं है। नेपाल में था 10-12 साल पहले, नेपाल में वो ख़त्म कर दिया था, वो आखिरी था। सारी दुनिया में कितने वर्ष हुए इसको? हुन 2026 है, 16 तो 9 कढ़े 7 11 3 इत्थे मतलब 237 वर्ष पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कंसेप्ट सामने आया। तो फ्यूडलिज्म की जगह कौन सी आई? कैपिटलिज्म। बात समझ आई? अब शुरू करेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। ये पूरे का पूरा इंटरेस्टिंग विषय। इसमें जो दो चीजें कॉमन थी वो उत्पादन के संबंध और प्रोडक्शन फोर्सेस, प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। इसमें किन लोगों ने ये विप्लव करके चेंज किया? स्लेवरी को चेंज करने वाले कौन लोग? इधर आइए, इधर आइए, मैं भी क्वेश्चन समझूंगा, सभी को बात समझाइए ताकि बात समझाए। क्या बोलिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो उत्पादन के संबंध और उत्पादन की शक्तियाँ जो थी ये बहुत कॉमन चली आ रही थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद। ये सेग्रीगेशन हो गया कि उत्पादन की शक्तियाँ कौन होंगी और उनसे निर्धारित होने वाले उत्पादन संबंध, जैसा कि कॉमरेड ने कहा कि स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाता है स्लेवरी में। अब इनमें इनके खिलाफत करने वाले कौन लोग थे जो ये समझ रहे थे कि आखिरकार हम तकलीफ़ों में क्यों हैं। तकलीफ़ों में आने वाले ज़्यादातर लोग उत्पादन संबंधों से जनरेट होकर के जो बात आती थी, तो उत्पादक शक्तियाँ जो हैं वो चूँकि ज्ञान के तौर पर बहुत ही उन्नत होती थी और ज्ञानी थी, तो उत्पादन के संबंधों के बीच में उनका भी उठना बैठना था। तो उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया कि हम सारा ज्ञान जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो रही है, हमको इसे बदलना चाहिए, ये बहुत हो गया कि हम करते हैं और ऐशो आराम जो मालिक होता है या जो स्टेट होता है वो उसका होता है। उत्पादक शक्तियों ने या श्रम शक्ति ने लोगों को लामबंद किया और उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। ये मैं जो कहना चाह रहा था कि ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये बदलने का जो सिस्टम है या जो आगे नए सिस्टम में जाने का है, वो किसका काम, किसने रोल प्ले किया? तो वो श्रम शक्तियों ने किया, क्योंकि वो निपुण थी उन लोगों की तुलना में जो उनके उत्पादन के ऊपर सुखाली या खुशहाली या ऐश करते थे या मजा करते थे, और उनको भूखा रखने की भी कोशिश होती थी, जिंदा रखने की कोशिश वो लोग, या उनको जिंदा ही रखा जाता था ताकि उत्पादन की श्रृंखला ख़त्म ना हो। इनकी जो बात है ना, एक होता है हालात का पक जाना, एक होता है प्री मैच्योर। बात इनकी ठीक है, मगर ये नेक्स्ट पड़ाव में दखल देगी। इसमें किस चीज़ ने दखल दिया? फ्यूडलिज्म के खिलाफ कैपिटलिज्म क्यों कामयाब हुआ, क्यों इस साल में उन्होंने काट दिया? कारखानेदारी आगे बढ़ी, उनका माल बिक नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? कि पूरे का पूरा फ्यूडलिज्म है जो बड़ा हिस्सा मालिकों के पास चला जाता है, खरीद शक्ति थोड़े आदमियों के पास है। तो खरीद शक्ति बढ़े, फ्यूडलिज्म खत्म हो, जमीन की मालकी हर वाह के पास जाए। ये कम्युनिस्टों का नारा नहीं, ये नारा फ्यूडलिज्म के खिलाफ कैपिटलिज्म का नारा है। ये बात कर रहे हैं मार्क्स के ज़माने की, जब मार्क्स ने आगे उस आधार पर आएंगे, मगर अभी नहीं कहा जा सकता। ये प्री मैच्योर होगा, मैच्योर होने दो, ये बात सामने आएगी। उन्होंने किसको कहा कि हमारे साथ आओ? जिसकी बात ये कर रहे हैं वो आगे आएगी। उन्होंने किसको साथ लिया? मजदूरों को साथ लिया, किसानों को साथ लिया कि आपको ज़मीन मिलेगी।
व्यापारियों को कि आपका धन बढ़ेगा, तो कारखानेदार तो है ही है। इसके बारे में ही उसने कहा फ्रांस की क्रांति की जो कुछ हुआ कि वर्किंग क्लास को साथ तो ले लिया। नारा क्या था? रूसो वगैरह का जो आइडियोलॉजी है उनका नारा क्या था? इक्वलिटी, दूसरा इक्वलिटी बराबरता, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 नारे। इसके बारे में मार्क्स ने मुड़ के लिखा कि मजदूर जमात को समझाया कि हमें तो इन्होंने ठग लिया है, कि ये इनके लिए तो हो गया, हमें तो कुछ नहीं मिला। ये उसके बारे में कि एक बार ठगे जाने के बाद कि मजदूर जमात को कैसे चेतना आई, ये उसकी बात है। ये आगे बढ़ेगी कि मजदूर जमात को कैसे समझाई। इसको कहते हैं ना कि मानव अधिकार पत्र बन गया कि भाई ये हमारा राइट होना चाहिए मनुष्य आदमी की, जो जिसे मनुष्य अधिकार पत्र कहते हैं, इनका ही है ना। उसके बारे में मार्क्स ने कैसे बाद में मखौल उड़ाया उसका कि ये आज़ादी बराबरी फरापा ये बुर्जुआजी का नारा है, मजदूर जमात को इससे कुछ नहीं मिला, तो मजदूर जमात को क्या करना पड़ेगा वो बाद में आएगी ना। प्री मैच्योर करेंगे तो फिर लड़ी टूट जाएगी, आप भी गलत दिशा में चले जाओगे। ये बात है मगर आगे आएगी। मैच्योर होने के पहले कोई भी बात करोगे तो वो डीरेल करने का काम करती है। डेमोक्रेसी के बारे में लड़ते हैं ना। अगर आप लेनिन का लेख पढ़ेंगे तो वो कहता है एक दिन डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी तो स्टेट का पार्ट है ना। जब मार्क्स कहता है कि स्टेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? फिर एक और नई किस्म की, वो क्या वो बाद में समझाएगा जब आप गोथा प्रोग्राम को समझेंगे। मार्क पूरे का पूरा हर चीज़ का वर्णन मिलेगा, पर मिलेगा एक मैच्योर, जब हालात पक जाएंगे तब समझाएगी, पहले नहीं समझाएगी। सो कोशिश करेंगे कि इस बात को लेकर चलें। शायद कुछ बातें, क्योंकि एक दिन में थोड़े समय में ये करना या कोशिश करना कमी तो रहेगी। मैं कहूँ कि मैंने बहुत पूरा कर दिया, मगर जितना करने की कोशिश की है वो है कि पहली स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, ये बदलकर स्लेवरी बनती है। इसमें औरत को आज़ादी थी, स्लेवरी के बाद शुरू के समय में नहीं, जैसे जैसे स्लेवरी पकता चला गया तब तब औरत की गुलामी बढ़ती चली गई। फिर फ्यूडलिज्म आया। क्यों आया? क्योंकि स्लेवरी के ज़माने में लोहा आखिरी धात थी। पहले चमक वाली धात पित्तल, तांबा, सोना, चांदी वो लिशकती है ना, वो पहले डिस्कवर हो गई। लोहा बाद में आया, मगर लोहे के बगैर कही और कुल्हाड़ी जो खेती बाड़ी के मेन टूल है, इसके बगैर खेती साफ नहीं की जा सकती थी, आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो इसको अगर आग नहीं होती उनके पास तो ये लोहा काम नहीं कर सकता था। सो ये मिलकर आगे बढ़ता चला गया। फिर इसको फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने का किस चीज़ ने किया कि इस दौर में जो दस्तकारी है, दस्तकारी कारखाने में बदल गई। दस्तकारी एक दस्तकार है काम करता, जलाहा दस्तकार है, मोची दस्तकार है, तेल निकालने वाला, जितनी जात वगैरह का बात है, अब ये डिवीजन ऑफ वर्क है, जात और कुछ नहीं। क्या है? चमड़े का काम करने वाला मोची है, लोहे का काम करना लोहार है, लकड़ी का काम करने वाला तरखान है, तेल निकालने वाला तेली है, पानी देने वाला
झ्योर कैसे क्यों कहते हैं पंजाबी में? सोने वाला पानी निकालने का, जीरने का, यहाँ से शब्द कैसे बनते हैं, एक एक शब्द को। जात और कुछ नहीं है, ये डिवीजन ऑफ वर्क है, काम की बंटवारा है, उसके हिसाब से उसकी पहचान है। आज ये नहीं कह देते, गांव में कोई टीचर हो तो घर वाली को भी कह दें मास्टर नहीं है, किमें है, कह देंगे या नहीं कह देंगे। बैंक च लग्या होया तो उन्होंने बैंक वाली कह देंगे, जो कोई कांवड़ है तो ये घर सारे कहते हैं कांवड़ां दा टब्बर। तो ये नामकरण है, पहचान है। नामकरण क्या है? आवाज़ के साथ एक मूर्त है, पहचान है। तो जितनी जाते हैं ये नाम के साथ एक पहचान का नाम है और कुछ नहीं। और ये जात, यहाँ कितने मिनट और है, एक बात कर ली जाए। टाइम कितना है भाई? 1 बजे किन्नी बजे तक करके असी इन्होंने नहीं आप तो उंज ही फ्री कर लांगे, कोई समस्या नहीं। इतना लंबा समय कौन बैठता है यार, ये धन है जो लोग बैठे हैं। पानी की ब्रेक कर लेंगे। मैंने खत्म की। चलो जी पानी की ब्रेक कर लो। हाँ।